नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। चार का वार में सबसे पहले बात करेंगे रामचरितमानस पर मचे घमासान को लेकर के, जिसे लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पूरी खबर पर बात होगी। लेकिन उससे पहले अगली खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी करिश्मा सचदेव। नमस्कार, चार के बाद में मैं करिश्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। डीएमके नेता टीआर बालू के वायरल हो रहे वीडियो को लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल ये जो विवादित बयान है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसको लेकर किस तरीके से सियासत गरमाई है, आगे डिटेल्स आप तक हम पहुंचाएंगे। नमस्कार, चार के वार में आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और आपको दिखाऊंगी पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी से जुड़ी खबर, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, और ये बड़ी खबर दरअसल खेल जगत से जुड़ी हुई। क्रिकेटर मुरली विजय ने संन्यास लिया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर ली है। साल 2018 में आखिरी मैच उन्होंने खेला था। मुरली विजय ने टीम इंडिया के लिए आखिरी मैच दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेला था। उन्होंने 61 टेस्ट, 17 वनडे, 9 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। करीब 5 साल से उनकी टीम में वापसी का इंतजार था, लेकिन अब उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, क्रिकेटर मुरली विजय ने संन्यास लिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की बड़ी घोषणा उन्होंने कर ली है। जानकारी आपको दे दें कि साल 2018 में आखिरी मैच उन्होंने खेला था और टीम इंडिया के लिए ये आखिरी मैच उनकी तरफ से दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेला गया था। अब तक 61 टेस्ट, 17 वनडे, 9 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व वो कर चुके हैं। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां रामचरितमानस के अपमान का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लखनऊ के पीजीआई थाने में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये बड़ी खबर रामचरितमानस को लेकर दिए गए अपने बयानों के बीच एक बार फिर से घिरते हुए सपा नेता, किस तरह से रामचरितमानस का अपमान किया गया, किस तरह से उनके बयान लगातार सामने आते रहे। उस बयान पर माफी मांगना तो दूर, इस बयान पर वो अडिग नजर आए हैं और इसी बयान के इर्द गिर्द अब सियासत जो है वो घूम रही है। रामचरितमानस को लेकर पहले भी विवाद होता रहा, लेकिन इन दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और समाजवादी पार्टी के एमएलसी और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर सियासी संग्राम खड़ा कर दिया है। हाल ही में दिए गए अपने एक बयान में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। इसके बाद समाजवादी पार्टी के ही पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे डाला। उसके बाद मामला गर्मा गया और तभी से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बयानबाजी जारी है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में रामचरितमानस को बकवास बता दिया। उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए रामचरितमानस को लिखा था। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। अयोध्या के महंत सत्येंद्र दास भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश की चुप्पी को लेकर हमलावर दिखे। उन्होंने अपने बयान में कहा, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। जिस रामचरितमानस की हम पूजा करते हैं उस पर इस तरह की बयानबाजी दुखद है।
बहुत दुखद है कि जिस रामचरितमानस को हम लोग पूजा करते हैं, बहुत लोग पूजा करते हैं, और उसकी प्रतियां इनके कहने पर, स्वामी प्रसाद के बयान पर उसको जलाया गया है। ये बहुत दुखद है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य बोलना शुरू किया रामायण पर और उसके विरोध में, और अखिलेश चुप रहे, तो हमें पता चल गया कि ये साजिश है। और वहाँ से आशय है उनको, मतलब प्रश्रय मिल रहा है कि इस प्रकार से तुम बोलो। रामचरितमानस पर बवाल फिलहाल कम होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि ये मामला और कितना तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सनातन धर्म पर सीएम योगी ने एक बयान दिया है। हर भारतीय को सनातन पर गर्व है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म सनातन है। सनातन में जन्म लेना गर्व की बात है। सनातन के साथ छेड़छाड़ जीवन के साथ खिलवाड़ है। सनातन मूल्यों की रक्षा कर रही है मोदी सरकार, और मोदी सरकार के द्वारा किए गए कामों को लेकर के सनातन मूल्यों की मदद और साथ ही रक्षा करने की बात भी योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में की है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सनातन के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। तो वैसे इस विवाद पर यूपी में सियासी हंगामा जारी है। यूपी पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, और वहीं राजू दास ने स्वामी की हत्या करने वालों को इनाम देने की भी घोषणा कर दी है। रामचरितमानस पर सियासी हंगामा जारी है। बिहार से निकाले विवाद पर यूपी की सियासी जमीन पर दंगल लड़ा जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने इनाम रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, साधु संतों को, ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया। इसके नाते हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरितमानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोग के ऊपर कार्रवाई करेगा। भगवाधारी चोला ओढ़कर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास लोगों को उकसा रहे हैं। वो लोगों से हत्या करने के लिए इनाम देने की बात कर रहे हैं, जिनके खिलाफ प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। लेकिन रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों के खिलाफ यूपी सरकार ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कमाल है साहब, ऐसे कानून पर किसको नाज नहीं होगा। एक तरफ लोगों को कानून का ज्ञान सिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ भगवाधारी रामदास जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर चुप्पी साध दी जाती है। सोचिए, जो लोगों को किसी की हत्या के लिए उकसा रहा है वो शांति दूत बना हुआ है, और जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जला दी वो समाज के दुश्मन बन गए। रामचरितमानस के नाम पर छिड़ा संग्राम सियासत के केंद्र में आ गया है। जब से विवाद शुरू हुआ तब से लगातार हंगामा जारी है। बात सिर्फ इतनी नहीं कि इस पर हो रहे विवाद से किसको फायदा होगा, बल्कि बात तो ये है कि रामचरितमानस पर लिखे शब्दों को लेकर विवाद है। तो क्या सनातन से जोड़कर विवादित शब्दों से किनारा किया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं बीजेपी के स्पोकपर्सन सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आइए सुनते हैं। यात्रा का क्रम देखेंगे तो नितांत सफल असफल दिखाई पड़ी, जिसे कह सकते हैं कि वो राजनीतिक बियाबान में से अपने को स्थापित करने की जद्दोजहद में अपनी मंजिल मकसूद से पूरी तरीके से महरूम रही। और यह यात्रा बहुत विडंबनापूर्ण भी थी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इस यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? केरल में, जहां पर इनके वो नेता जिन्होंने सड़क पे बीफ पार्टी की थी
वो इस यात्रा के पहले सहभागी बने। उसके बाद तमिलनाडु में एंटर करती है तो वो पादरी जॉर्ज पुनिया है जिसने एलानिया कहा कि वो जूते इसलिए पहनते हैं कि भारत की धरती को अपवित्र मानते हैं, और राहुल गांधी जी के साथ बातचीत में वो हिंदू देवी देवताओं पे तमाम टिप्पणियां कर रहे थे, वो उनके साथ बैठे दिखाई पड़े। उल्लेखनीय बात यह है कि जहां शुरुआत हुई थी केरल में, मैं याद दिलाना चाहता हूं, वहां वो फादर जोसेफ क्या नहीं गए जिनके हाथ काट दिए गए थे, मगर जॉर्ज पुनिया के यहां जाने का उनको तमिलनाडु में समय मिला। केरल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महात्मा गांधी के अनुयायी के.ई. मेमन और पद्मश्री से सम्मानित श्री गोपीनाथ नायर के स्मारक का अनावरण करने के लिए उन लोगों ने जाकर राहुल गांधी जी से व्यक्तिगत अनुरोध किया था, परंतु उस स्मारक का अनावरण करने का उन्हें समय नहीं मिला, जिसके लिए बाद में केरल कांग्रेस ने खेद भी व्यक्त किया। मगर तमिलनाडु में आते हैं तो ऐसे नेता के साथ इनको रहने में, जिनका नाम एसपी उदय कुमार था, जो एक समय में तमिल पृथकता का वक्तव्य तक दे चुके हैं, उसके साथ मिलने का समय मिलता है। फिर तमिलनाडु में एक अभिनेता से असफल नेता बने कमल हसन जी को वो इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि नेशन विद ए कंफ्यूज विजन। वास्तविकता ये है कि दोनों ही एक कंफ्यूज नेता एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे थे या जो भी उत्तर दे रहे थे। ये वो व्यक्ति हैं जिनके मुंह से आजाद कश्मीर जैसा शब्द भी निकल गया था, उनको वो इंटरव्यू दे रहे थे। कर्नाटक पहुंचती है यात्रा। याद करिए, कर्नाटक के उनके कार्यकारी अध्यक्ष जो पूर्व में रहे थे, क्या बोले थे कि हिंदू शब्द बहुत गंदा है। महाराष्ट्र पहुंचती है यात्रा तो वीर सावरकर के खिलाफ नफरती बयान। गुजरात में जा नहीं पाती है। गुजरात के पास पहुंचते हैं तो गुजरात की विकास की सबसे बड़ी विरोध की प्रतीक मेधा पाटकर, जिन्होंने गांधीयंस विद गन कहा था। देखिए, कंफ्यूज नेशन इसे कहते हैं कि गांधी और गन का संबंध जिन्होंने स्थापित किया था उनके साथ थे। उसके बाद उनकी यात्रा का जो स्थायी साथी था, जैसे यात्रा में एक बारात में सहवाला चलता है ना, तो वो जो थे वो एक छात्र नेता थे जिनकी ख्याति टुकड़े टुकड़े की संज्ञा से जुड़ी हुई है, और जिन्हें इसी यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय युवा नेता का विशेषण भी दे दिया गया। उसके बाद ये यात्रा दिल्ली पहुंचती है। अनेक विपक्षी दलों से वो आह्वान करते हैं कि भाई अब तो आ जाइए, कोई आने को तैयार नहीं होता है। उसके बाद यह यात्रा जब कश्मीर के नजदीक पहुंचती है तो फिर वो दिल की आरजू ऐसे लबों पर आती है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक का बयान कौन बोलता है? यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह जी। ये ठीक है कि फिर उनके सामने से माइक भी हटाया जाता है। यह दर्शाता है कि राहुल गांधी जी की ये यात्रा शुरू से अंत तक किस प्रकार की प्रवृत्तियों को साधे हुए उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि न गांधी के प्रदेश में जा पाई, न नेहरू के प्रदेश में जा पाई। और सेना के बारे में ऐसे अपमानजनक बयान कहे गए, हमारे वीर सैनिकों के लिए पिटने की बात कही गई। और इससे बड़ा कंफ्यूजन आपको इस यात्रा में दिखाई नहीं होगा कि हर बयान में उन्होंने कहा कि वो नफरत के खिलाफ अपना अभियान चला रहे हैं, मगर इतने नफरती जहर बुझे सामानों को लेकर ये कौन सी मोहब्बत की दुकान वो श्रीमान सजा रहे थे, ये कोई भी समझ सकता है। एक तरफ उन्होंने कहा, दूसरी तरफ क्या बोला, मुझे नफरत कहीं दिखी नहीं। मतलब इससे बड़ा विरोधाभासी वक्तव्य आपको नहीं दे सकता कि मेरी यात्रा नफरत के खिलाफ थी, तथा कथित नफरत के खिलाफ, और मुझे तो नफरत कहीं दिखी नहीं। इसी यात्रा में उन्होंने कहा वो राहुल गांधी तो है ही नहीं, वो तो समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा सर्दी आपको इसलिए लगती है कि सर्दी से आप डरते हैं। मुझे लगता है ये कंफ्यूज नेशन की जो बात उन्होंने कही, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उस पूरी यात्रा के दौरान उनके स्वयं के आचरण में देखा। उसके बाद उन्होंने आकर अंतिम समय में, जब यात्रा समापन के समय उन्होंने अपने परिवार को याद किया, तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं
भारत जोड़ो की जब बात होती है, भारत तोड़ो कब हुआ था? जब भारत माता के 2 टुकड़े हुए, उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में, जब उन्होंने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करते हुए नेहरू जी नेतृत्व कर रहे थे, तब बाकायदा सिग्नेचर करके यह प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस की एग्जीक्यूटिव में। आधा पंजाब चला गया था, आधा बंगाल चला गया। उसके बाद जो बच गया, आजादी के बाद आप ही के परिवार के शासनकाल में आधा कश्मीर भी चला गया। उसके बाद जो बच गया तो 62 में अक्साई चिन और मानसरोवर भी चला गया। यानी जिसे कह सकते हैं कि आपकी भारत को क्या जोड़ा था कि आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वहां ऊंचा भाल गया। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, आज यदि आप झंडा फहराने में सफल हो रहे हैं तो वो तब जब हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने इसके लिए अपने प्राण बलिदान किए, और हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और उसके बाद समय समय पे हमने उस कश्मीर के लिए जान की बाजी लगाकर हमारे नेताओं ने वहां जाकर झंडा फहराया, और भारत के इतिहास के सबसे दृढ़ निश्चय के राजनीतिक निर्णय में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2019 में निर्णय लिया, तो आज वो हालात बने हैं कि वहां पर जाकर 26 जनवरी 15 अगस्त को डल लेक पे तिरंगे की पूरी लाइन दिखती है, कतार दिखती है, और आप यह झंडा फहराने में सफल हो रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की यह यात्रा, जिसने एक नहीं अनेक मौकों के ऊपर पूरे इस 150 दिन के अपने कालखंड में जितने नफरत और घृणा के बयान थे, जितने नफरत और घृणा के प्रतीक लोग थे, उन सबको साथ में रखकर और पुनः एक बार स्मरण कराया कि जब एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है तो वो सारी की सारी प्रवृत्तियां जो कि भारत को समय समय के ऊपर बांटने में, समाज के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के विभेद पैदा करने में निरंतर प्रयत्नशील रहती थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात डीएमके नेता से जुड़ी हुई, क्योंकि डीएमके नेता टीआर बालू का एक विवादित वीडियो इस वक्त सामने आया, और वीडियो में डीएमके नेता ने मंदिर तोड़ने का दावा करते हुए कुछ मंदिरों के नाम भी बताए हैं। तो डीएमके नेता कई बार अपने विवादित बयानों को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं, और अब उनका एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने 100 साल पुराने 3 मंदिरों को तोड़वाया है। ನೂರು ವರ್ಷ ಕೋಯಿಲ್ ಇಡ್ಸಕ್ಕೆ ಇದೇ ಟಿಆರ್ ಬಾಲು ಹೆಂಗೂರ್ಲ ಎರಡು ತೋದಿಲ್ಲ ಸರಸ್ವತಿ ಕೋಯಿಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಯಿಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಯಿಲ್, सरस्वती लक्ष्मी करो। वहीं देखिए डीएमके नेता टीआर बालू का एक विवादित वीडियो के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वीडियो ट्वीट कर लिखा, तमिलनाडु में राहुल गांधी और कांग्रेस के सहयोगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि सांसद टीआर बालू ने हाल ही में अपने नेता पर हमला करने की हिम्मत करने वालों को मारने और हाथ काटने की धमकी दी थी। दरअसल ये एक प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है, ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं देखिए टीआर बालू के विवादित बयान पर अयोध्या के राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने आपत्ति जताई, तो आरएसएस नेता ने भी जमकर विरोध जताया। जो मंदिर तोड़ने की बात कह रहे हैं डीएमके के टीआर बालू, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। यहाँ इस समय रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, और इस मंदिर के लिए लोग राम भक्तों का कितना यह भावना जुड़ी है,
और मंदिर तोड़ने की उसमें लक्ष्मी मंदिर, सरस्वती मंदिर की बात कर रहा है। यह बहुत गलत किया है अपने क्षेत्र में। विशेष रूप से भारत में कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनीतिक नेता हिंसा की, सांप्रदायिकता की, भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। मंदिरों को तोड़ना, ध्वस्त करना ये बहुत बड़ा पाप और अपराध। वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए वह ये सब कर रहे हैं। हालांकि टीआर बालू के भाषण का पूरा वीडियो सामने आया। इसमें वो कह रहे हैं कि एक परियोजना के लिए पूरा स्थलों को तोड़ना पड़ेगा। सेतु समुद्रम परियोजना के बारे में बोलते हुए बालू ने कहा कि उन्हें 4 लेन रोड बनाने के लिए मस्जिदों और मंदिरों को तोड़ना पड़ा, जिसके बाद टीआर बालू अपने इसी वीडियो में जनता को भव्य राम मंदिर बनाने का विश्वास दिलाते हुए भी नजर आए। 100 வருஷ கோயில் எடுத்திருக்கேன் இதே டிஆர் பாலு எங்க ஊர்ல எதிரி தொகுதியில சரஸ்வதி கோயில், லட்சுமி கோயில், இன்னொரு கோயில், சரஸ்வதி, லட்சுமி, இன்னொரு கடவுள் பார்வதி கோயில். இந்த 3 கோயில் என் தொகுதியில ஜிஎஸ்டி ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா 3 கோயில் கட்டிருப்பாங்க. அந்த இடத்துல இருந்து இந்த 3 கோயில நான் தான் இடிச்சேன். எனக்கு ஓட்டு வராதுன்னு தெரியும், ஆனா ஓட்டு எப்படி வர வைக்கிறது அதான் தெரியும். ஓட்டு வராது 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 இடிக்காதீங்கன்னு தோழர்களா சொன்னாங்க। तो देखिए, देश के कई इलाकों में ठंड एक बार फिर से लौट आई है और जहां एक तरफ पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है, तो वहीं मैदानों में लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके बाद बारिश ने फिर से ठिठुरन को बढ़ा दिया है। राजधानी दिल्ली समेत यूपी के भी कई शहरों में बारिश देखने को मिल रही है, तो वहीं शिमला, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते पहाड़ सफेद चादर से ढके दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्त बर्फबारी के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से यहां पर प्रभावित नजर आ रहा है। तस्वीरें 4 इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख रहे हैं ये चारों तस्वीरें गंगोत्री, श्रीनगर, तनमर्ग और मंढोल की ये तस्वीरें हैं। अलग अलग पहाड़ी इलाके, लेकिन मंजर बिल्कुल एक सा। सफेद बर्फबारी की ये चादर, कहीं सैलानी इसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं घर बिल्कुल इस बर्फ की सफेद सतह के नीचे ढके नजर आ रहे हैं। तो पहाड़ों में लगातार हो रही इस बर्फबारी के बीच जगह जगह से एवलांच की भी तस्वीरें सामने आने लगी। अब उत्तराखंड आपको लिए चलते हैं। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच का खतरनाक वीडियो सामने आया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे बर्फ के तूफान ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की भी तस्वीरें हैं। बारामूला का यह हिस्सा आप देख सकते हैं कि कैसे भारी बर्फबारी के बाद इलाके में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सर्दी के इस मौसम में देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड है, पहाड़ों में बर्फीली हवाएं हैं, शीतलहर है और घने कोहरे से लोग बुरी तरह से परेशान हैं। कश्मीर में कपा देने वाली ठंड है, लोगों का जीना इसने दुभर कर दिया है। फैमिली के साथ आती हूँ, अब तो मैं खास तौर पे यात्रा के लिए आई हूँ। मुझे लगता है अभी 6 से साढ़े 6 इंच तक मेरा टारगेट है, ये गिरेगा अभी स्नोफॉल। दिन में तो ये जमा ज्यादा नहीं होता है, अगर रात में होता है तो मतलब अगर इस स्पीड से स्नोफॉल हो रहा है तो रात को ये 1-2 फीट जमा हो जाएगा इस स्पीड से, अगर पूरे रात को गिरेगा। तो राजधानी दिल्ली एनसीआर में भी मौसम एक बार फिर से बदल गया है और राजधानी में कई जगह पर बूंदाबांदी देखने को मिली है, जिसके बाद से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में कल दिन भर बारिश होती रही, जिसके बाद से मौसम विभाग ने दिल्ली में अधिकतम तापमान आज 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है। तो दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और बीते कल आपने देखा था कि किस तरीके से बारिश हुई और बारिश के बाद से एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ रहा है। हालांकि फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मुरादाबाद की तस्वीर है। मुरादाबाद में भी ठीक इसी तरीके का दृश्य नजर आया जब लोग बारिश में कड़ाके की ठंड को महसूस कर पा रहे थे।
चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज संसद भवन पहुंचे, जहां उन्होंने बजट सत्र से पहले की तैयारियों का जायजा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तैयारियों का बारीकियों से जायजा लेते हुए। आपको बता दें संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। और इस बार के बजट सत्र में 27 बैठकें भी होनी है, जिसका पहला चरण 31 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा, जबकि 6 अप्रैल को संसद के बजट सत्र का समापन होगा। तो कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र, 31 से 6 तारीख तक ये बजट सत्र चलेगा। बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे तैयारियों का जायजा लेने के लिए। उन्होंने बजट सत्र से पहले तैयारियों का जायजा लिया और तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित भी करेंगी। 27 बैठकें इस बार होनी है। पहला चरण 31 जनवरी से 14 फरवरी तक, जबकि 6 अप्रैल को संसद के बजट सत्र का समापन होगा।